नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि शर्मा। और इससे पहले हमारी हिंदी वर्णमाला की एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको चीजों की स्थिति बताई। आज हमारी वर्णमाला की दूसरी क्लास है, दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम सारी चीजों को खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कल की क्लास के बारे में आपको मैं रिकॉल करा देता हूं। पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है, यही हमारा टॉपिक भी है, ठीक है। अक्षर आपका मौखिक होता है और वर्ड आपका लिखित रूप में होता है, यानी उसको हम लिख के समझा सकते हैं। कल हमने कुछ चीजों पे बात नहीं की, जैसे एक लाइन ये होती है, इस पे मैंने लिख दिया हा, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं सिरोरेखा। उसके बाद जो ये लाइन है, जैसे मैंने का लिख दिया इस पे, अब ये लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम खड़ी पाई बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि खड़ी पाई को पार करने वाले वर्ड कौन से हैं, तो खड़ी पाई को पार करने वाले दो वर्ड हैं, पार करते हैं। कौन से? एक तो का और दूसरा फा, ठीक है। ये खड़ी पाई को पार करते हैं। ये भी आपको क्या कर लेना है, समझना है, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। नौ वर्ड कैसे हैं? 9 वर्ड लोटनिक हैं। लोटनिक, लोटनिक मतलब जो नीचे से घूमे हुए होते हैं। समझा देता हूं, जैसे एक है आपका डा, ढा, अंगा, टा, ठा, दा, रा, हा और छा। ये क्या है? ये लोटनिक वर्ड है। उसके बाद एक चीज और समझना है, जैसे मैंने का लिख दिया, खा लिख दिया, गा लिख दिया, ये जो आगे लगा हुआ है इसको नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता जो है वो वर्णों के आगे लगता है, वर्णों के आगे लगता है। वर्णों के आगे लगता है, समझ गए? ये हमने यहां तक क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। दूसरा पन्ना ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आगे पढ़ ली है। अच्छा, अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार के बारे में एक बार याद दिला देता हूं। अनुस्वार आपका क्या होता है? अंग होता है और आहा होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? ये अनुस्वार होता है। अनुस्वार भी आपको याद करना है। और अनुस्वार का यूज हमेशा पंचमाक्षर के रूप में होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आपका, ये अनुस्वार है और ये क्या है? ये विसर्ग है। ये दोनों मिला के अयोगवा बनते हैं, ये विसर्ग, ठीक है। अच्छा, अनुस्वार और विसर्ग को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या पांचवें अक्षर के रूप में यूज हो जाता है। हिंदी वर्णमाला का जो भी पांचवा अक्षर होगा उसके रूप में अनुस्वार यूज हो जाएगा। जैसे मैंने एक चीज लिखा, क्या? एक शब्द लिखा जिसका नाम है पंप। अब पंप में ये जो पा होगा, बाद वाला जो अक्षर होगा, उसी के पांचवें अक्षर के रूप में ये टूट जाएगा। जैसे अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो ये पंप हो जाएगा। मां क्या है? इसका पांचवा अक्षर है। उसके बाद मैंने लिख दिया बंधन। बंधन ऐसे भी लिखते हैं और बंधन ऐसे भी लिखते हैं। तो ता, था, दा, धा, धा के बाद ना आ रहा है, तो देखो ये बंधन, ये बंधन हो गया, ठीक है। यहाँ पे बंधन जो है क्लियर लिख देता हूं, ये बंधन हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो यूज है वो पंचमाक्षर के रूप में हो जाता है, ठीक है। एक और दूसरा शब्द मैं लिख देता हूं, शंकर। अब शंकर को मैं शंकर नहीं लिख सकता हूं, शंकर नहीं लिख सकता हूं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया। शंकर को अगर लिखना है हमको तो शंकर, संस्कृत में कभी कभी देखा होगा, ठीक है। जब रामायण और रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो वहां पे इस तरह चीजें लिखी जाती है, ठीक है। अब हलंत को तोड़ना है, हलंत, तो यहाँ पे ता है, हलंत तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हलंत हो गया, ना आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, वर्डों को तोड़ सकते हैं पंचमाक्षर के रूप में, ठीक है। उसके बाद
उच्छित और ताड़न जात क्या होते हैं? उच्छित और ताड़न जात क्या होते हैं? जैसे उसके बाद उच्छित ताड़न जात, द्विगुण, एक हो गया डा, एक हो गया ढा। ठीक है, जब ढा और ढा अंदर मुंह के अंदर ही बोल, एक तो डलिया 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 देखो नॉर्मल बोल रहे हैं, और दूसरा जब ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय अंदर ही सारी आवाज गूंज जाए उसको ढा और ढा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। उसके बाद 5 नियम जिनमें उच्छित का प्रयोग नहीं होता। एक तो शब्द के शुरुआत में नहीं होगा, उसके बाद अंग्रेजी शब्दों में भी नहीं होगा, उसके अलावा अंग्रेजी शब्दों के अलावा द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा। जैसे मैंने दिल्ली लिख दिया, दिल्ली क्या है? दिल्ली द्वित्व है। ठीक है, ये देखो ला 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 आ गया। ठीक है, बत्ती हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे क्या है? ये द्वित्व व्यंजन है, तो यहाँ पे भी इसका यूज नहीं होगा। और उपसर्ग है तब भी नहीं होगा। ठीक है, और डा और ठा के तुरंत पहले या फिर तुरंत बाद में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले मात्रा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 3 तरह से होता है। सबसे पहले मात्रा के आधार पे, तीन तरह से। कौन कौन से? हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? हस्व स्वर में आपका आता है आ, ई, उ और री, ये आते हैं आपके हस्व स्वर में। हस्व स्वर में तो बोलने में बहुत कम समय लगेगा, आ, ई, उ, री। ठीक है, तो ये क्या है? कम समय लगे बोलने में। दीर्घ स्वर में हस्व स्वर से ज्यादा समय लगे। इसमें कितने आते हैं? इसमें आते हैं आपके 7, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे किसमें आते हैं? ये दीर्घ स्वर में। ठीक है, इसमें आते हैं टोटल 7, इसमें आते हैं टोटल 4, इसमें आता है टोटल 1। क्या है? ओम। ठीक है, क्या आता है? ओम आता है। समझ गए? इसमें जब ओम दो तो दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लग रहा है ओम में, तो इसलिए मात्रा के आधार पर टोटल स्वरों का वर्गीकरण 3 तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद मात्रा हो गया, और इसमें क्या होता है? दूसरा पॉइंट आ गया आपका जिह्वा के आधार पे। मात्रा के आधार के बाद की बात, दूसरा पॉइंट है जिह्वा के आधार पे। ये फर्स्ट है मात्रा के आधार पे, सेकंड है जिह्वा के आधार पे। मतलब जीभ से कैसे बोल सकते हैं? तो सबसे पहले जीभ के आधार पे टोटल 3 तरह से वर्गीकरण होता है। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर वाले कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर वाले बता सकते हैं जीभ के अगले हिस्से से बोले जाएं तो ई हो गया, बड़ा ई हो गया, उसके अलावा ए हो गया और ऐ हो गया। ये क्या है? टोटल 4 है। उसके बाद मध्य स्वर से कितने बोले जाते हैं? मध्य स्वर से सिर्फ आ बोला जाता है, मध्य स्वर से 1 बोला जाता है। और पश्च स्वर से कितने बोले जाते हैं? पश्च स्वर से 5 बोले जाते हैं। कौन कौन सा है? बड़ा आ, उसके अलावा ऊ हो गया, ऊ हो गया,
ऊ हो गया। उसके बाद कौन कौन सा बचा हुआ है? उसके बाद लाइट गड़बड़, बड़ा हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, उसके अलावा ओ हो गया और औ हो गया, ओ और औ, टोटल 5 हो गए इधर। अच्छा, अब इसमें बचा कौन है? री बचा हुआ है। तो री को इसमें क्यों नहीं शामिल किया जाता है? री को इसमें शामिल नहीं किया जाता, बस इतना जान लो, ज्यादा डिटेल मत जानो, ठीक है। री को इसमें शामिल नहीं किया जाता, ज्यादा जान जाओगे तो फिर तब भी दिक्कत है, ठीक है। नया पेज चाहिए कंप्यूटर जी, तो नीचे आ जाओ। उसके बाद जिह्वा के आधार पे हो गया। अब यहीं पे ना आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे एक रा का ये भी टाइप है, जैसे ये ट्रक हो गया। तो ट्रक को हम कैसे तोड़ सकते हैं? ये वाला रा का मतलब क्या है? इसमें आधा टा धन आधा रा, दोनों साथ में, ये ट्रा 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 धन का, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो आधा टा आधा रा, टा के नीचे हलंत लगा हुआ है और आधा रा, ये वैसे में भी आधा रा है। तो आधा रा को हम किस तरह पढ़ सकते हैं? प्राची इस तरह से लिखते हैं। तो प्राची में जो ये डंडा लगा हुआ है ना, ये डंडा हो गया और हलंत ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रक को क्या कर सकते हैं? ट्रक हो गया, ड्रम हो गया, तो वहां पे जो भी नीचे से घूमे हुए अक्षर होते हैं, तो उसमें रा लगाने का तरीका क्या है? यही है, ठीक है, समझ गए। अब बीच वाला रा, जैसे मैंने पार्थिव लिख दिया, पार्थिव, पार्थिव पटेल जी, ठीक है, पार्थिव लिख दिया। तो पा के बाद रा आ रहा है, पा के बाद रा आ रहा है, तो जैसे ही बीच में कहीं रा आ जाएगा, उससे पहले भी पूरा लेटर, उसके बाद भी पूरा लेटर, तो ये यहाँ पे रा अकेला क्या करेगा? ये तुरंत सर पे बैठ जाता है आगे वाले के, ठीक है। तो ये भी रा का तरीका आपको क्या कर लेना है? जान जाना है, ठीक है। पार्थिव हो गया। अब उसके बाद इसके बाद हमको पढ़ना है मुख खुलने के आधार पे स्वर। क्या? मुख खुलने के आधार पे स्वर। मुख खुलने के आधार पर, ठीक है। मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं, 4 तरीके के। सबसे पहले आपका है विवृत स्वर। दूसरा फर्स्ट, सेकेंड अर्धविवृत, थर्ड संवृत, फोर्थ अर्धसंवृत। ठीक है। तो विवृत में कितने आते हैं? विवृत में जब मुख पूरा खुला हो, आ, तो ये क्या है? विवृत, तो इसमें बड़ा आ जाएगा, ठीक है। विवृत में बड़ा आ जाता है। अर्धविवृत स्वर में कौन कौन सा आता है? मुख लगभग आधा खुला हो, जैसे इसमें आता है आ, आ, ए, औ, आ, ए, औ, ठीक है। तो ये क्या है? ये अर्धविवृत में आता है, मतलब कि विवृत से थोड़ा सा कम खुला हुआ है। संवृत में क्या होता है? मुख लगभग बंद होता है इसमें, ठीक है। तो ई, ई, ऊ, ऊ, ठीक है। तो इसमें देखो मुख क्या है? लगभग बंद है। और इसमें अर्ध संवृत में क्या होता है? मुख लगभग आधा बंद होता है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है? ए आ जाता है और ओ आ जाता है, ए, ओ, ठीक है। तो ये अर्ध विवृत से तो कम है, लेकिन संवृत से ज्यादा है, तो ये ए और औ हो जाता है। अर्ध विवृत में आ, ए, आ, ए, औ ज्यादा खुल रहा है ना। अर्ध विवृत, विवृत में सबसे ज्यादा आ, ठीक है, खुल रहा है ना, समझ गए। तो इस तरह से क्या हो जाता है? हम स्वरों का वर्गीकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो स्वरों का वर्गीकरण हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कंप्यूटर एक सादा पन्ना दो, और चीजें आपको समझा देता हूं। जाति विभाजन कैसे करते हैं? स्वरों का जाति विभाजन भी सीख लो इसी टाइम पे। बैकग्राउंड चेंज कर दूं क्या? बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूं। मैं सोच रहा हूँ बैकग्राउंड ना, पीछे का कलर चेंज कर देता हूँ।
ठीक है, अब बैकग्राउंड ठीक है। अभी हमने जाति विभाजन पढ़ना है, ठीक है। क्या? जाति विभाजन। जाति विभाजन में स्वर किससे मिलके बनते हैं, स्वरों को बनाया किस तरह से जाता है, हम ये भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले सजातीय स्वर, फर्स्ट होते हैं सजातीय स्वर, और दूसरे हैं विजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? आ धन आ इज इक्वल टू बड़ा आ, उसके बाद ई धन ई बड़ी, उ धन उ बड़ा उ। ये क्या है? ये सजातीय स्वर है। और विजातीय स्वर क्या है? वे स्वर जो अलग अलग जाति के हों। जैसे ए हो गया आपका, ए किससे किससे मिलके बना है? आ धन ई, आई आई आई, ए बन गया ना, आ धन ई से मिलके बनता है। और ए किससे मिलके बनता है? ऐसा लग रहा है आपको ए धन ए से मिलके बनता है ए, लेकिन उससे नहीं बनता है। ये आ धन ए से मिलके बनता है, ठीक है। ये ए आपका ऐसे बनता है। उसके बाद ओ किससे मिलके बनता है? ओ आपका मिलके बनता है, किससे मिलके बनता है? आ धन उ, इससे मिलके आपका ओ बनता है। और ओ किससे मिलके बनता है? ओ धन आ, ठीक है। या फिर आ धन ओ, ठीक है। तो आओ आओ आओ, देखो आ धन ओ, आओ 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 बन रहा है ना। ये विजातीय स्वर है और ये क्या है? आपके सजातीय स्वर है। इसको आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। सजातीय विजातीय हो गया। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक, सबसे पहले अनुनासिक होते क्या है? अनुनासिक वो होते हैं जिनमें नाक से कम और मुख से ज्यादा आवाज निकलती है। जैसे चंद्र बिंदु, ठीक है। चांद मैंने लिखा, ये चांद मेरा, ठीक है। तो ये जो चांद है, इसमें चंद्र बिंदु जहां पे भी आ जाता है वो अनुनासिक हो जाता है। इसमें ना आपका क्या होता है? मुख से ज्यादा आवाज निकलती है और नाक से कम निकलती है। आप बोल के भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और जहां पे भी ये लग जाता है, क्या, जहां पे भी ये चंद्र बिंदु लग जाता है वो हमेशा तद्भव होगा, उसको तत्सम मत मान लेना। ये किसी भी वर्ड में यूज होगा, जैसे ही चंद्र बिंदु वो तद्भव हो जाएगा। ये अनुनासिक हो गया। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार में नाक से ज्यादा आवाज आएगी, नाक से आवाज मुंह से ज्यादा आएगी, नाक से ज्यादा आवाज। जैसे मैंने बोला अंक, देखो मुंह से कम आ रही है और नाक से ज्यादा आ रही है। एग्जाम्पल अंक हो गया, ठीक है। और संयम हो गया, गंगा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारे इसके एग्जाम्पल है। चंद्र हो गया, चांद अलग है, चंद्र अलग है। दंत अलग है, कंटक अलग है। ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल है। अंक हो गया, चंद्र हो गया, दंत हो गया, ठीक है, कंटक हो गया और संयम हो गया। ये सारे इसके क्या है? एग्जाम्पल है। अनुस्वार आपको समझ में आ गया और अनुनासिक समझ में आ गया। अनुनासिक मतलब क्या होता है? जो जिसमें मुख से आपका ज्यादा आवाज आए और नाक से कम आवाज आए, ठीक है। और अनुस्वार में क्या होता है? नाक से ज्यादा आवाज आती है और मुख से कम आवाज आती है, ठीक है। तो अनुस्वार हो गया, अनुनासिक हो गया। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग आपका, अभी जब संधि पढ़ोगे ना उसमें विसर्ग संधि भी आएगी। जहां पे भी ऐसा मार्ग आपको लगा दिख जाए, ये विसर्ग है। ये संस्कृत शब्दों में ज्यादा यूज होता है, संस्कृत शब्द में ज्यादा यूज होता है। समझ गए? तो ये विसर्ग हो गया। उसके बाद जैसे इसमें कुछ एग्जांपल हो गया, प्रातः काल हो गया और अतः हो गया। ये सारे क्या है? इसके एग्जांपल है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग जो है वो स्वरों में नहीं आते। इसलिए स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? टोटल 11 हैं। 11 प्लस 2, ठीक है। इन दो में कौन कौन से हैं? अनुस्वार प्लस विसर्ग। इनको अयोगवा भी दोनों को मिला के कहते हैं, ठीक है। यह व्यंजनों की तरह स्वर से पूर्व नहीं आते, यानी स्वर से पहले नहीं आते और बाद में नहीं आते। यह व्यंजन व स्वर दोनों नहीं है, अर्थात अयोगवा है। ये आपको क्या करना है? समझ के रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? उसके बाद
टोटल स्वर कितने हैं, टोटल वर्णमाला में अक्षर कितने हैं आप बता सकते हैं? मैंने इससे पहले आपको बता चुका हूं कि टोटल कितने हैं, 52 प्लस 1 है, यानी कि आपको 52 प्लस 1 ही बोलना है, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन बता सकते हो? यारा लावा अंतस्थ है, यारा लावा, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद रा आपका लुंठित है, लुंठित, प्रकंपित, ये आपका क्या है, ला है। उसके बाद ऊष्मीय व्यंजन जिसमें अधिक श्वास खींचना पड़े, ऊष्मीय कौन कौन से हैं, शा, शा, सा, हा, ये क्या है, ये ऊष्मीय व्यंजन है। आगत स्वर क्या होते हैं, आगत, आगत होते हैं जैसे हॉस्टल हो गया, जो बाहरी भाषा से आए हो। अब ये जो आपको दिख जाए ऊपर चंद्रबिंदु नहीं, सिर्फ ऐसे लगा हुआ, तो ये समझ लेना कि ये रोमन भाषा से आया हुआ है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का है, रोमन से आया हुआ, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, समझ लेना है, समझ गए। 33 व्यंजन है, मूल 33 व्यंजन है, 4 आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। एक सादा पन्ना दो, अभी मैं लिख के सिखा देता हूं आपको, लिख के सिखा देता हूं। सबसे पहले का वर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, ठीक है। का वर्ग में का, खा, गा, घा, गा, जा, छा, जा, झा, या, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, पा, बा, भा, मा, या, रा, ला, रा, सा, सा, शा, आ, शा, त्रा, ज्ञा, ठीक है। और बस शतरंग्या, ये जो शतरंग्या और श्रा है, ये सारे क्या हैं, ये सारे संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। क्षा किससे मिलके बनता है, क्षा का धन शा से मिलके बनता है। त्रा किससे मिलके बनता है, ता धन रा से मिलके बनता है। ज्या किससे मिलके बनता है, जा धन यहां से मिलके बनता है, ठीक है। और शा किससे मिलके बनता है, शा धन रा। तो जैसे क्षा है ये का के बाद आएगा, त्रा है ये ता के बाद आएगा वर्णमाला में, ज्या है ये जा के बाद आएगा, और त्रा है ये श्रा है ये शा के बाद आएगा। तो 4 क्या है, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, 4 संयुक्त हो गए। और 11 लावा क्या है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ, ये आपके ऊष्मीय व्यंजन है। का उच्चारण स्थान क्या है, ये कंठ। चा का तालु, टा का मूर्धा, ता का दंत, पा का ओष्ठ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, आपको समझना है, ठीक है। और पंचमाक्षर आपका कौन कौन सा हो गया, अंगा यणानमा, ठीक है। अंगा ये ऐसे याद रखना है, क्या, अंगा यणानमा, ये क्या है, ये आपका पंचमाक्षर है, ठीक है। पंचमाक्षर भी पीछे में बता के आए हुए ना पंचमाक्षर क्या होता है। और आपका 2 बचे हुए कौन से, अड़ा और अढ़ा, ये क्या है, ये द्विगुण है। तो टोटल हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर हो गए, 33 तो ये हो गए, ठीक है। 33 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 11 प्लस 2
कितने हो गए 34 33 4 37 2 39 11 50 प्लस 2 कितने हो गए, ये दो तो आपके वो हो गए स्वरों वाले हो गए। कौन कौन सा अंग और अहा, ये दो कौन से हो गए, ये ऋढ़ा और ढ़ा, ये जो द्विगुण है, ठीक है। और 33 क्या हो गए, 33 आपके मूल व्यंजन हो गए। 4 क्या है, ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। टोटल आपके 52 हो गए, मैंने सारे गिनवा दिए। उसके बाद प्लस 1, ठीक है। ये रुको 1 मिनट, ये वाला जो ड़ा है ये भी क्या कर लिया गया है, इसको स्पेशल व्यंजन में अभी डाल रखा गया है, ठीक है। तो इतना क्या हो गया, आपने स्वरों को समझ लिया, व्यंजनों को समझ लिया, इनका उच्चारण स्थान समझ लो, ठीक है। उच्चारण स्थान आपका क्या है, का वाले का का खा गा गा का आपका कंठ है, चाचा जा का आपका तालु है, टाठा डाडा का आपका मुर्दा है, दंत आपका ताथा दादा ना आपका दंत है, और ओष्ठ आपका पाफा बाबा माँ है, अंतस्थ आपका यारा लावा सा है, यारा लावा है, उसमें आपका सासा सा है, हा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है, समझ गए। उसके बाद आगे जो है हिंदी डिक्शनरी में यूज मैंने आपको बता दिया। हिंदी डिक्शनरी में इसी में थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्ष आ जाएगा हिंदी डिक्शनरी में, उसके बाद यहाँ पे आपका ज्या आ जाएगा, ता के बाद आपका त्रा आ जाएगा, ठीक है। शा के बाद आपका क्या आ जाएगा, श्रा आ जाएगा। ये हिंदी डिक्शनरी में व्यंजन इस तरह लिखे जाते हैं। स्वर कैसे लिखे जाते हैं, स्वर भी समझ लो। स्वरों में सबसे पहले आपका अंग आ जाएगा, यहां से शुरू होता है, अंग हो गया, अहा हो गया, ये पहले के स्टार्टिंग के हैं। फिर आपका आ जाएगा, फिर बड़ा आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर बड़ी ई आ जाएगा, फिर ऊ आ जाएगा, फिर बड़ा ऊ आ जाएगा, फिर री आ जाएगा, फिर ए आएगा आपका, फिर ए आएगा आपका, फिर ओ आएगा, फिर औ आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हिंदी डिक्शनरी में जो स्वर चलते हैं वो इस तरह से चलते हैं, समझ गए। ये चीजें आपने क्या कर ली हैं, पढ़ ली है। उसके बाद उच्चारण सूत्र भी मैं आपको बता देता हूं। उच्चारण सूत्र क्या है, उच्चारण सूत्र आप इसको मैं संधियों में बताऊंगा, उच्चारण सूत्र को मैं आपको संधियों में बताऊंगा बेसिकली। और अघोष सघोष और आपका अल्प प्राण और महाप्राण इस समय मैं सोच रहा हूं कि ये खत्म कर देता हूं। सबसे पहले आपका कौन सा अल्प प्राण और महाप्राण खत्म कर देता हूं, ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण वो होता है जिसमें आपका कम प्राण लगे, समझो। अल्प प्राण में कम ताकत लगे, महाप्राण में ज्यादा ताकत लगे। अब जैसे मैं बोल के दिखाता हूं, ताकत ज्यादा मैं बोलूं आपका का खा गा घा अंगा, तो काका का बोले का खा गा घा अंगा, ठीक है। तो आपको बताना है अल्प प्राण जो है वो 1 3 5 है। जैसे का वर्ग है, खा गा घा अंगा, तो ये वाली लाइन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। तो इसमें 1 3 और 5 ये क्या है, ये अल्प प्राण है, ठीक है। और उसके अलावा स्वर सारे स्वर ये अल्प प्राण है, ठीक है। 1 3 5 सारे स्वर अल्प प्राण, 1 3 5 सारे स्वर अल्प प्राण। उसके बाद महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, महाप्राण में सा शा शा हा ऊष्म, जो भी ऊष्म व्यंजन है वो सारे किसमें आएंगे, ये महाप्राण में आएंगे। उसके अलावा 2 और 4 ये सारे क्या हैं, ये महाप्राण है, ठीक है। ये महाप्राण है, बाकी सारे अल्प प्राण है। तो याद करा दूं, 1 3 5 सारे स्वर अल्प प्राण और सा 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 हा 2 4 क्या है, महाप्राण है, ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण आपने समझ लिया है। अब अल्प प्राण महाप्राण के बाद घोष या फिर सघोष और अघोष, सघोष अघोष इनको पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सघोष अघोष में क्या है, सघोष अघोष में आपका अघोष क्या होंगे, इसी तरह मैं बना लेता हूं, का खा गा घा अंगा। तो 1 और 2 क्या है, 1 और 2 आपका क्या है, 1 और 2 और उसके अलावा 1 2 और 1 2 के बाद सा
शा हा, ये क्या है आपका? शा सा सा, सॉरी, शा शा सा, ये क्या है आपका? ये आपका है अघोष, यानी इसमें कम बोलना पड़ रहा है। बाकी गा, यानी कि 3 4 5, ठीक है, ये क्या है? 3 4 5, ये सारे क्या हैं? ये सारे सघोष होते हैं। सघोष मतलब जिसमें ज्यादा घोष हो, ज्यादा बोलना पड़े। और 1 2 सा सा सा, ये क्या है? ये आपके अघोष हैं। तो आपने घोष, अघोष और सघोष आपने दोनों चीजें क्या कर लिए? पढ़ ली। इसके बाद कुछ व्यंजनों के नाम जो आपको परेशान करते हैं वो भी पढ़ लो। जैसे पहला है पार्श्विक व्यंजन। फर्स्ट क्या है? पार्श्विक, पूरी वर्णमाला खत्म हो जाएगी। पार्श्विक व्यंजन कौन कौन सा होता है? एक ही होता है, ला। ला, मैंने बोला ला ला, ठीक है। तो ला में क्या हो रहा है? आगे की जीभ लॉक हो जा रही है, साइड साइड से हवा निकल रही है। तो इसमें क्या होता है? पार्श्व से हवा निकलती है, यानी साइड साइड से हवा निकलती है। तो ला आपका क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। समझ गए? इसमें हवा जीभ के बगल से निकलती है। उसके बाद दूसरा है लुंठित व्यंजन। सेकेंड आपका है लुंठित। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? लुंठित व्यंजन होता है रा। लुंठित को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकंपित बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। यानी कि देखो, मैं बोल रहा हूं रा, तो रा में क्या हो रहा है? जीभ कंपा जा रही है, तो यानी वो प्रकंपित हो रही है। और लुंठित में क्या होता है? रा, यानी कि जीभ आगे की तरफ क्या हो जाती है? लुंठ हो जाती है, यानी कि आगे की तरफ स्लिप करती है, ठीक है। तो रा में क्या होता है? जीभ आपकी क्या करती है? आगे की तरफ लुढ़कती है। समझ गए? तो ये आपका लुंठित हो गया। थर्ड आपका कौन सा हो गया? थर्ड आपका है वर्त्स व्यंजन। वर्त्स व्यंजन, वर्त्स व्यंजन में क्या होता है? यहां पे जो आपके दंतमूल के स्थान से जब आवाज निकलती है तो उसको वर्त्स व्यंजन बोलते हैं, मसूड़ों या फिर दंतमूल के आसपास से। तो इसमें आता है रा ला जा सा ना, ठीक है, रा ला जा सा ना, रल जसना बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्त्स व्यंजन हो गया। फोर्थ आपका हो गया कौन सा? काकल्य व्यंजन। काकल्य पूछा गया है आपका, काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन कौन सा है? हाँ, आपका क्या है? काकल्य व्यंजन है, ठीक है। और आपका जो या और वाह है, वो दोनों क्या है? या और वाह आपका अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर, ठीक है, अर्ध स्वर है। जब ये दोनों व्यंजन मिलकर कुछ बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं। जैसे कुछ एक दो एग्जाम्पल बताओ जहां पे ये दोनों क्या बन रहे हैं, जहां पे ये दोनों स्वर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ बता सकते हो एक दो एग्जाम्पल? जैसे मैंने एक शब्द बोला, क्या एक शब्द बोला जिसमें लास्ट में या फिर ए हो? योजनाएं, योजनाएं, ये योजनाएं ये भी लिख सकते हैं, योजनाएं ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ गलत है दोनों में से? कुछ नहीं गलत है, यानी कि ये या की जगह पे ये ए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए? तो इस तरह से इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। उसके बाद द्वित्व व्यंजन क्या होता है? क्या? द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन जहां पे दो व्यंजन एक साथ आ जाए, जैसे दिल्ली। इसमें आपको पूछेगा जो ला ला है ये क्या है? ये द्वित्व व्यंजन होता है, ठीक है। ये द्वित्व व्यंजन है, आपको ये भी समझ लेना है। समझ गए? उसके बाद नासिक के व्यंजन क्या है? जिसमें आपकी हवा नाक से निकलती है। अंगा याड़ा नामा क्या है? आपके नासिक के व्यंजन है, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ ही लिया है। और लास्ट में स्वरों का वर्गीकरण एक और तरीका होता है उसका, ओठ के खुलने के आधार पे, जिसमें वृत्ताकार और अवृत्ताकार भी है, ठीक है। वृत्ताकार में आपके जिसमें वृत्ताकार में जिसमें पूरा मुंह गोल गोल घूम जाए, और अवृत्ताकार में जिसमें कम मुंह गोल गोल घूमे। ये इतना ज्यादा पूछता नहीं है, सिर्फ आपका मुंह खुलने के आधार पर पूछ लेता है, जिह्वा के आधार पर पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। और इस तरह हमारी वर्णमाला का जो पार्ट 2 है ये खत्म हो गया। यूपीएसआई, यूपीपी और जो भी अदर स्टेट्स एग्जाम्स हैं उन सब में परफेक्ट है। सिर्फ इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी खोपड़ी खराब कर रहे हो, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ लेना है। उसके बाद जो कल आपकी क्लासेस होंगी वो काल, समय, स्थिति की होंगी, ठीक है। काल की क्लासेस कल आपकी होंगी, वो भी मैं आपको क्या कर दूंगा? साथ में पढ़ा दूंगा। या फिर कल मैं सोच रहा हूँ कि संधि की क्लासेस आपको करा देता हूँ। कल मैं आपको पहले संधि पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लासेस यही पे समाप्त होती है। और इसको आप लोगों को क्या करना है?
आपको अपनी क्लासेस में देखना है। और अगर रेगुलर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपकी यूपीएसआई और